हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग केवीएस पीआरटी के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आप केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम केवीएस पीआरटी का होने वाला है उसमें कुछ ऐसा ही पेपर आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, और आपको मैं बता दूं कि जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। वो 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं ज़्यादातर स्टूडेंट लगभग सब में सही सा स्कोर कर जाते हैं, लेकिन जब मैथमेटिक्स की बात आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, एक ग्राफ आपका गिवन है। इस ग्राफ में देश के विभिन्न वर्षों में अनाज का उत्पादन को दर्शाया गया है, अनाज के उत्पादन को दर्शाया गया है। और इसमें क्या करना है, 1984 से 1985 में उपज की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 84 से लेके 85 के बीच में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो चीज हमको ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए, 84 से 85, 84 ये है आपका और ये है 85। तो 84 का अगर उसके करस्पॉन्डिंग उपज अगर हम देखें तो ये जो है, आप मैप में वहां जो दिया होगा डेटा उसमें काफी अच्छी तरीके से विजिबल होगा। तो ये है 15। ठीक। और अगर 85 का देखें तो 85 वाला है आपका, ये ये 30 के सामने आ रहा है। ठीक, 30 के सामने। तो अब देखो, स्टार्टिंग में कितना था, अब फाइनल कितना हो गया। तो देखो फाइनल कितना हुआ, 30 माइनस इनिशियल कितना था, 15 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक। तो इससे आपका परसेंटेज वृद्धि पता चल जाएगी। अब देखिए, फाइनल वैल्यू 30 है और इनिशियल वैल्यू कितनी है, 15 है। तो अब देखिए 30 माइनस 15 कितना आया, 15/15। 15 से 15 कट गया, इसका मतलब 100%। तो वृद्धि जो आई कितनी आई, 100% की वृद्धि आई। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा, आंसर कौन सा सही होगा, आंसर डी जो है आपका सही होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये नीचे एक पाई चार्ट गिवन है, लाल भाग 40 है तो सफेद भाग का मान ज्ञात करना है। लाल भाग कौन सा है, ये रेड लिखा हुआ है। ये रेड की जो वैल्यू है, मीनिंग देयर बाई, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 1/2 किसके इक्विवेलेंट है, 40 के। ये कह रहे हैं ना कि 1/2 जो है, लाल भाग 40 है। तो कौन सा भाग ज्ञात करने कह रहे हैं, ये वाला सफेद वाला भाग। सफेद भाग कितना है, 1/8 है। ध्यान दो, अगर मैं 4 से यहां गुणा कर दूं, या सिंपली कह लो हमें, क्योंकि कितना चाहिए, 1/8 चाहिए। तो देखो यहाँ 1/2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, नीचे गुणा करना पड़ेगा, नीचे गुणा करना पड़ेगा 4 से। ठीक है, तो यहाँ भी इधर भी आपका 4 से करना पड़ेगा। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये वाला टर्म 1/8 हो गया। और ये फिर कितना हो जाएगा, ये कितना है, 4 धामा 40, मतलब 10 आ गया। तो उत्तर आपका कितना मिला, उत्तर जो होगा इसका, उत्तर आपका 10 होगा। बहुत सारे प्रोसीजर आप अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें। बस आपको चीजों को समझ में आना चाहिए कि आप कैसे कर सकते हैं। मैंने 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये चीज मैं बता दूं, नीचे क्यों मल्टीप्लाई किया। देखो, नीचे इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमको लाना था 1/8, हमारे पास 1/2 था, तो ऑब्वियस सी बात है हमको नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो इक्विवेलेंस वैल्यू है, जो 40 था, उसमें भी नीचे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को चलिए समझते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या है आपका, एक बेलन, अर्धगोला तथा शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। इसका कहने का मतलब है
कि r इज इक्वल टू एच गिवन है। ठीक, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, ठीक है, समान है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या है, बेलन है, ठीक है, बेलन। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, 2 पाई आर एच, ठीक है। क्योंकि r इज इक्वल टू एच है तो सिंपली मैं लिख सकता हूं इसको 2 पाई r², ठीक है, ये बेलन को हो गया। फिर दूसरा क्या है, अर्धगोला है। अर्धगोला याद हो, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होगा वो क्या होता है, 2 पाई r² होता है। कैसे, क्योंकि अगर पूरा गोला होता है तो उसका जो वक्र पृष्ठ होता है ये वो क्या होता है, वो होता है 4 पाई r²। तो आधा गोला है तो उसका जो वक्र पृष्ठ होगा वो 2 पाई r² होगा सिंपली। ठीक, अब शंकु है, तीसरा क्या चीज है, शंकु है। शंकु को जब वक्र पृष्ठ होता है, शंकु कोण जो होता है उसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, πr_l, ठीक है, πr_l होता है। और l क्या है, l है शंकु की तिरछी ऊंचाई। ये अगर मैं शंकु बना दूं, ठीक है, तो ये l है, ये क्या है, h है, ठीक है, और ये होती है r। तो तो अब l की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो l इज इक्वल टू क्या होता है, √h² प्लस r²। तो इससे देखो h इज इक्वल टू r है, तो इससे क्या हो गया √2r², या सिंपली कह लो √2r। ठीक, तो l की वैल्यू कितनी आ गई, √2r। तो अब l की वैल्यू यहां मैं पुट कर दे रहा हूं, तो π√2 और r² हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये सारी वैल्यूज हैं। अब क्या करना था, इनका रेशियो हमको निकालना था। तो रेशियो जो होगा, रेशियो देखो क्या होगा आपका, इसमें अगर हम देखें तो इसका रेशियो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहली वैल्यू क्या है, 2 पाई r²। जस्ट अ मिनट, हाँ चलिए हम लोग इसका रेशियो देखते हैं। तो बेलन का जो वैल्यू आई थी, बेलन का जो वक्र पृष्ठ आया वो कितना आया, वो आया 2 पाई r², 2 पाई r²। दूसरा क्या आया, दूसरा चीज आया, दूसरा जो आपका अर्धगोला था उसका भी आया 2 पाई r²। ठीक, और थर्ड जो वैल्यू आई शंकु का वो कितना आया, π√2r²। ठीक, तो बस अब देख लीजिए, r² सभी में है तो r² आपका रिमूव हो जाएगा, पाई सभी में है तो पाई रिमूव हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये √2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 का मतलब होता है कि √2 इंटू √2। तो अब बचेगा क्या, अब रेशियो जो बन के आएगा √2 फिर √2 और फिर आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो रेशियो आया, √2 और 1 का रेशियो आपका होगा। तो इसका आंसर जो सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ऑप्शन बी। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, जस्ट अ मिनट, हाँ, इसमें क्या है आपका, एक कमरा है जिसकी लंबाई 10% घटाई गई, ठीक है, लंबाई कितनी 10% घटा दी गई, चौड़ाई 20% घटा दी गई, और उसकी ऊंचाई जो है 5% बढ़ा दी गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
इसको समझ लेते हैं पहले, ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कैसे करेंगे। इसमें देखिए, अगर आपको पता हो आयतन का जो बेसिक फार्मूला होता है, आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, एल बी एच हो जाएगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसका आयतन हो गया। अब क्या है, दो क्वांटिटीज को हम एक साथ लेके चलेंगे परसेंटेज वेरिएशन में। किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को आप ले सकते हैं, हम लंबाई और चौड़ाई को लेके चल रहे हैं, फिर इन दोनों की जगह एक वैल्यू आ जाएगी तो फिर ऊंचाई को भी हम इंक्लूड कर लेंगे। प्रोसीजर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें देखिए एक फार्मूला हम यूज करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ये एक बेसिक फार्मूला है। अगर कहीं परसेंटेज चेंज हो रही है तो हम लोग दो क्वांटिटीज में अगर परसेंटेज चेंज हो रही है तो हम इसी फार्मूले को बेस बना के आगे बढ़ेंगे। एक्स वाई क्या है, परसेंटेज चेंज है। अगर परसेंटेज चेंज बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब अगर घट रहा है तो इनकी वैल्यू यहां आप निगेटिव रख देंगे तो आपको टोटल परसेंटेज चेंज पता चल जाएगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई का चेंज यहाँ कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो लंबाई कितनी घट रही है, 10%, तो -10 हो गया। चौड़ाई कितनी घट रही है, 20%, तो -20 हो गया। ठीक, अब देखो, -10 गुणे -20 कितना हो गया, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये हो गया 200। ठीक, 200/100, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए क्या हो गया, 20 और 10 30 हो गया, -30, और यहां से ये आपका दो जीरो कट गया, 2 आया, तो -30 में से 2 चला गया तो माइनस कितना आया, माइनस आया 28%। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई को मिला के जो चेंजेस टोटल हुए -28% का आया। अब हम क्या करते हैं, हाइट को भी लेके आते हैं, हाइट को भी साथ में लाते हैं। तो एक तो -28 हो गया। ठीक, और हाइट क्या थी, ऊंचाई बढ़ा दी गई थी 5%, तो ये प्लस में ही रहेगा 5। फिर -XY/100 करते हो तो कितना हो गया, 28 गुणे 5/100। ठीक, बस अब आपका आंसर आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए इसको देखते हैं, तो ये इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी -24.4%। ठीक, सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है, जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो इसमें जो परसेंटेज चेंज आया वो कितना आया, -24.4। तो इसका आंसर जो सही हुआ वो आंसर कौन सा सही है, आंसर बी सही है। ठीक है, तो परिवर्तन कितना आया, 24.4%, मतलब उसका आयतन जो है वो कम हुआ है, माइनस जो है आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बस ये फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई कितना है, 35 मीटर, तथा क्षेत्रफल गिवन है 700 वर्ग मीटर। तो चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है। ठीक है, तो क्या है, आयताकार मैदान है और इसका क्षेत्रफल कितना है, आपको पता ही है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना गिवन है, 700। लंबाई कितनी गिवन है, लंबाई है 35 और चौड़ाई आपकी बी है। तो इस तरीके से बी कितना हो गया, 700 डिवाइडेड बाई 35, तो ये आपका 20 आ गया, 20 मीटर इसकी जो है चौड़ाई हो गई। और लंबाई कितना है, लंबाई है 35। तो क्या कह रहा था, चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 35 -20, तो कितना आ गया, 15 आ गया।
तो सिंपली आपका 15 मीटर जो है कम है। तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा? आंसर बी होगा। बी इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन बी जो है आंसर होगा इसका 15 मीटर। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है आपका, एक घन है। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाइयों के योग के बराबर है। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी जो है ट्रिकी भी है। इसमें देखिए, अगर ध्यान से देखें, इसमें घन का जो आयतन है वो संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं। तो अगर आपको ध्यान हो तो जो घन होता है, घन में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, घन में आपका 12 भुजाएं होती हैं। ठीक इस तरीके से घन है, इसमें 12 भुजाएं हैं। तो अवघन का आयतन जो होता है वो एक क्यूब होता है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, एक क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 ए। ठीक, तो इससे क्या मिला आपको, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक, ये चीज ध्यान में रखिए। फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। हमें क्या ज्ञात करना है, घन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो वक्रपृष्ठ होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 6a² होता है। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का 6a² होता है। अब क्या प्रॉब्लम है, ए स्क्वायर की वैल्यू तो 12 आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, तो 6 इंटू 12 कर दीजिए। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हो गया, 72 हो गया। तो इस तरीके से जो इसका आंसर आएगा वो आंसर कितना होगा, 72 स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत का रूप दिया गया है। ठीक है, 180 सेंटीमीटर लंबा तार है, उसको आयत का रूप में बनाया गया है। तो उसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो इसको देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। एक आयत है, तो ये हो गया आपका आयत। ठीक, लंबाई गिवन है इसमें, लंबाई 30 हो गई, तो ये भी 30 आएगा। तो ये चौड़ाई मान लो आपका x है, तो ये भी x आएगा। तो इससे क्या मिला, 2x प्लस 60, परिमाप मैं जोड़ रहा हूं, 2x प्लस 60 ये बराबर कितना होगा, तार की जो टोटल लंबाई है, लंबाई कितनी है, 180 है। ठीक, 180, तो 2x बराबर कितना हो गया, 2x बराबर 120 हो गया, 60 उधर जाएगा तो घट जाएगा। ठीक, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू 60 आ गया। तो इसका मतलब चौड़ाई जो है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर है आपकी चौड़ाई। ठीक है, आयत की जो चौड़ाई है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें नहीं, क्योंकि तार एक आपका तार है, उसी तार को मोड़ मार के आपने क्या बनाया, आयत का रूप दे दिया आपने। ठीक, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में लिखा गया है, व्यवस्थित किया गया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इसमें आपको जो स्केल्स हैं वो पता होने चाहिए, पैमाना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसमें देखिए, पहला वैल्यू जो है mm में गिवन है 8500। तो अगर 1 मीटर की बात करूं मैं, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1
1000 mm हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक आई होप आप लोग जानते होंगे। तो ये जो है सबसे ज्यादा तो यही हो गया, क्योंकि ये 8.5 मीटर हो गया। यहाँ अगर इसमें देखो तो मैं मीटर मुझे दिख रहा है, बट 8500 mm है, तो मीनिंग देयर बाय ये 8.5 मीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है, या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं इससे कम पे। एक चीज ध्यान दो, 80 डेसीमीटर, एक तो 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है। ठीक है, ए का 10 होता है, तो 10 डेसीमीटर, इसका मतलब 80 डेसीमीटर की अगर मैं बात करूं तो ये सिंपली कितना है, 8 मीटर है। 8 मीटर है और ये सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड जो क्वांटिटी आई जो इससे जस्ट कम होगी, वो कौन सी कम होगी, वो 8.08 समथिंग इस तरीके से आपका सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर को आप अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो वो आपका तो 0.08 आ जाएगा। तो मीटर कितना हो गया, 8.08 मीटर हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके जस्ट बाद जो क्वांटिटी आई वो ये होगी। तो अब आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस ये जो है सिर्फ बी ही ऑप्शन में है। तो ये बेसिक आपका पैमाने का क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें देखिए क्या है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त 8:45 पर पहुंचती है। यात्रा में कुल कितना समय लगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। स्टार्ट कब हुई ट्रेन, 29 तारीख को, फिर 30, अब फिर आपका 31, कितने बजे चली है, 16:30 को चली। तो अब 30 तारीख बीच में आई होगी, तो 30 तारीख को 16 बजे होंगे, 16:30 पर। ठीक, फिर उसके बाद 31 को जब पहुंच रही है वो 8 बज के कितना, 45। अब ध्यान से देखिए, इस 16 से यहां 16:30, 16:30 से 16:30, ये तो 24 घंटे हुए, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखिए, 30 तारीख के जो 16:30 था, इसके बाद 24 बजे होंगे, तब तो 8:45 सुबह के हुए होंगे 31। तो अगर मैं यहां देखूं कि यहां सपोज करो 24 बजे होंगे, तो अब देखो यहां से यहां कितना टाइम लगा। ठीक, 24 बजे 16:30 से 24 बजने में कितना डिफरेंस आया, वो आया 7.5 घंटा। ठीक, तो ये 7 घंटा 30 मिनट इधर लगे। अब फिर 24 बजे के बाद से जो है आपका 8:45 तक, 8:45 हो गया, 8 घंटा 45 मिनट। ठीक, तो इस तरीके से कितना हो गया, देखो 45 मिनट और 30 मिनट, ये आपका 1 घंटा बन गया। तो 16 घंटा और 15 मिनट यहां से और 24 यहां से, तो 24 और 16 कितना हो गया, 24 और 16 घंटा मिलके हो गया 40 घंटा और ये 15 मिनट। तो इस तरीके से पूरी यात्रा में कितना समय लगा, 40 घंटा और 15 मिनट का समय लगा। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, किसी 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब छोटा सदस्य पैदा हुआ था तब परिवार की औसत आयु क्या थी। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके क्वेश्चंस
आते भी हैं, रिपीट होते हैं बार बार। तो इसको समझ लेते हैं। देखिए 5 सदस्य हैं परिवार में और औसत आयु कितनी है 20। तो टोटल कितनी एज हो गई उनकी? 20 औसत आयु है, 5 लोग हैं, तो 100 वर्ष हो गई। ठीक है। अब ये चीज ध्यान दीजिए, जब बच्चा पैदा हुआ होगा, अभी बच्चा क्या है 10 वर्ष का है, तो 10 वर्ष पहले जब बच्चा पैदा हुआ होगा, उस समय पूरे परिवार की औसत आयु कितनी होगी? 10 साल पहले तो 5 लोग हैं, तो -50 कर दोगे सिंपली। तो इसका मतलब उस समय जो इनकी आयु होगी, औसत आयु, जब बच्चा पैदा हुआ था 50 वर्ष। तो टोटल आयु, औसत आयु नहीं, टोटल आयु 50 वर्ष होगी। अब कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे, तो डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, तो उनकी औसत आयु मिल जाएगी। तो इस तरीके से कितना हुआ? 10 वर्ष उनकी औसत आयु हो जाएगी। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या है कि अभी के करंट सिचुएशन के हिसाब से उनकी औसत आयु 20 है, 5 सदस्य हैं, तो टोटल आयु कितनी हो गई? 20 पंचे 100 हो गया। अब 10 वर्ष पहले, क्योंकि अभी बच्चा 10 वर्ष का है, जब बच्चा पैदा हुआ था उस समय क्या होगा? 5 सदस्य हैं, तो 10 पचे 50, उसमें से घटा देंगे, तो टोटल आयु उस समय जो परिवार की थी वो कितनी थी? 50 वर्ष। क्योंकि 5 लोग थे उसके जन्म के समय बच्चे के, तो डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, तो 10 वर्ष ऑन एवरेज जो है आपका एज आ जाएगा उस फैमिली की, जब बच्चा आपका पैदा हुआ था। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो इसका आंसर सही है, आंसर कौन सही है? आंसर ए, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जूही ने एक साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर स्कूटर के द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर कार के द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में कुल समय कितना लगा और इसकी वैल्यू मिनट में हमको ज्ञात करनी है। ठीक, तो आपको पता ही होगा समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे नहीं बचा जा सकता। अब देखिए समय को हम कैलकुलेट करते चलते हैं। पहले केस में देखो, पहली जो दूरी तय की, दूरी कितना था? 16 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई उसकी जो चाल थी, चाल कितना थी? 15। ठीक, ये समय किस में आया? क्योंकि यहाँ जो स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, किलोमीटर प्रति घंटे में गिवन है, तो ये जो समय आया किस में आया? घंटे में आया। ठीक, अब अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमको मिनट मिल जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में जो है 60 मिनट होता है। तो इस तरीके से 15 15 4 जा 60 हो गया, और 16 4 जा कितना हो गया? ये आपका 64 हो गया। तो पहले केस में जो वैल्यू आई वो 64 मिनट लगा, जो टाइम आपका कंज्यूम किया फर्स्ट केस में। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरे केस को। दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर है। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाई चाल देख लीजिए, चाल कितनी है? 50 है। अब इसमें भी गुणा 60 कर दो, तो क्योंकि मिनट में चाहिए आपको, क्वेश्चन में कहा था मिनट में समय चाहिए। ये भी कितने में था? ये था आपका घंटे में था। तो 0 से 0 कट गया, और 5 1 जा 5, और 5 2 जा 60। ठीक है, कैंसिल हो गया। तो 5 2 जा 10 आ गया आपका एक तरीके से। तो इस तरीके से आपका 12 2 जा कितना आ जाएगा? 24। तो 24 जो है आपका 24 मिनट आपका दूसरे केस में आ गया। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट केस में देखिए आप। इसमें क्या है? डिस्टेंस कितनी है? इसमें डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। 50
डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर दीजिए। 60 मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि आपका ये मिनट में आ जाए, तो 60 से 60 कैंसिल, तो इस तरीके से 50। तो टोटल इनको ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए 4 4 8 हो गया, कितना हो गया 6 2 8 5 13 हो गया। तो इस तरीके से जो टोटल यात्रा में समय लगा वो कितना लगा, वो लगा आपका 138 मिनट। ठीक है, 138 मिनट आपका लगा टोटल इस यात्रा के दौरान। और इसका आंसर कौन सा सही होगा, जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन देखिए, इसमें 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसका एक सिंपल फार्मूला हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया। इस तरीके कई सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले उसमें भी हैं, आप जाके उस वीडियो को भी पूरे तरीके से देखिए। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो कि चांसेस यही है कि उस तरीके के क्वेश्चंस आपको पीआरटी का जो केवीएस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए इसमें देखिए, इसमें एक सिंपल फार्मूला होता है एमडीएच। ठीक, एमडीएच, बस सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकिए M1D1H1, ठीक है, इज इक्वल टू फिर एमडीएच, तो M2D2 और H2। ठीक है, M क्या है, कितने व्यक्ति हैं, D क्या है, दिन है, H क्या है, घंटा है, कितने घंटे काम कर रहा है प्रतिदिन। तो इस तरीके से है, तो जो क्वांटिटी नहीं है उसको आप रिमूव कर सकते हो। इसमें इसमें अगर ध्यान दें तो इसमें कितने घंटे कार्य किया उसका कोई मतलब वैल्यूज नहीं गिवन है, तो हम एच को ना कंसीडर करें, एच को हम छोड़ देंगे। तो उसमें तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2 सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए वैल्यू रखते हैं हम लोग। पहला क्या था, 15 व्यक्ति थे, तो 15 गुणे, ठीक है, कितने दिन, 48 दिन, बराबर। दूसरे केस में क्या था, कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, मतलब M2 ज्ञात करना है, और कितने दिन में खत्म करना है, 30 दिन में। ठीक, तो ध्यान दीजिए 15 एकन्नम 15, 15 दूना 30, अब 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4 और 2 चौक 8। तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, M2 इज इक्वल टू आपको कितना मिला, 24। तो इस तरीके से आपको 24 आदमियों की जरूरत पड़ेगी अगर आप उस कार्य को 30 दिनों में समाप्त करना चाहते हैं तो। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बस आपको बस फार्मूले बट याद होने चाहिए, तो थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है आपका, 2018 में अमित का वेतन 126500 है। ठीक है, वर्ष 2016 से उसके वेतन प्रति वर्ष क्रमशः 10%, 15% बढ़कर 2018 तक पहुंचा है। ठीक है, तो 2016 में उसका वेतन कितना था। ठीक है, अभी का वेतन आपको पता है, अमित का वेतन कितना है, 126500। ठीक है, अब पहले कितना वेतन था, पहले कह रहा है पहले 10% और 15% का इंक्रीमेंट हुआ। पहले ध्यान है, अब बढ़ के इतना है, तो 10% का इंक्रीमेंट का क्या मतलब हुआ, 110%। 10% का इंक्रीमेंट का मतलब 110 डिवाइडेड बाई 100। तो पहले क्या था, पहले इसका कम होगा, मीनिंग देयर बाई 100 डिवाइडेड बाई 110। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, दूसरे केस में क्या था, 15% बढ़ा था, तो अब क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 115। ठीक, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है आपका, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू जो आएगी, आपको वैल्यू आएगी 1000000, मीनिंग देयर बाई 1 लाख था उसका स्टार्टिंग में जो वेतन था। ठीक, तो इसका जो आंसर सही है, आंसर आपका
सी सही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, एक 5 अंक की संख्या है, ठीक है, 5 अंक की संख्या है। तो इसमें हम लिख लेते हैं इकाई दहाई, मैं लिख ले रहा हूं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ समझने के लिए, सिर्फ हम लोग लिख रहे हैं, ठीक। कितने अंक का? 5 अंक हो गए हमारे पास। अब क्या कह रहा है, दहाई का अंक 8 है। तो दहाई कहाँ है आपका? ये है, 8 है, लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, दहाई का अंक 8 है, ऑप्शन को भी देखते चलिए। इसका मतलब या तो सी सही है या तो बी सही है, ठीक। अब आगे बढ़िए, फिर क्या कह रहा है, इकाई का अंक दहाई के अंक का 1/4 है। तो इसका चौथाई अगर करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो इकाई का अंक कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अब फिर चेक कर लो, क्योंकि 2 ही ऑप्शन बचे थे, इस बट 2 जो है दोनों में है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। हजार के हजार के स्थान का अंक 0 है। हजार कहाँ है? ये है, इसका स्थान 0 है। तो देख लीजिए आपका 0 किस में आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर बी को देखिए तो बी सही है, क्योंकि बी में जो है फोर्थ पोजीशन, कौन सा, 1 2 3 और चौथे पोजीशन पर इसमें जो है बी में 0 है, मतलब हजार के स्थान पर। तो इसका मतलब बी सही है, क्योंकि इसमें जो है सैकड़े के स्थान पर 0 है, सी वाले ऑप्शन में अगर देखें। तो इस तरीके से इसका आंसर कौन सा सही है? आंसर बी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लिख लेंगे, ज्यादा इजिली आप आसानी से सॉल्व करेंगे, चीजों में फंसेंगे नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, इसको समझते हैं। इसमें क्या है आपका, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इस पोर्शन को देखिए, इसमें एक ब्रैकेट लगा हुआ है ये। तो सबसे पहले काम करेंगे हम, इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 11 में से 5 गए, कितना आएगा? 11 में से 5 गए, यहां आपका 6 आ गया, ठीक है। तो 16 माइनस, ओ 18 माइनस 6, 18 में से 6 गए, कितना आ गया? ये वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 12, ठीक। अब 12 प्लस 13, इसको जोड़ के ये कितना आ गया? 25। इसमें तो कोई डाउट नहीं, 25 और फिर प्लस 12, कितना हो गया? 25 में ये वाला 12 जुड़ गया, तो ये कितना हो गया? 27। कोई डाउट? अब देखिए, अब ये कितना है? 11 में से 5 चले गए, 11 में से 5 गए, आपका 11 माइनस 5 कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक। ये आपका, तो इसको ध्यान दीजिए, ये वाला पोर्शन, इसमें क्या था आपका? ये 25 था, 25 प्लस 12 मिलके आपका कितना हुआ? ये 37, ठीक है। अब देखिए, ये मल्टीप्लाई है, तो 6 इंटू 37 हो गया। तो इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 222, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। एक संख्या 48 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है। इसमें देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला होता है। तो मान लो दूसरी संख्या x है, अब पहली संख्या कितने गिवन है? 48 बराबर लासा कितना है? लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक, मतलब 432 इंटू कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है।
तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 432 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 48। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 48, 8 आ गया। ठीक है, अब 8 से इसको कट कर दीजिए, तो कैंसिल करेंगे, 8 5 जा 40 हो गया, और 8 4 जा 32। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू कितनी आई 54 आई। मतलब दूसरी संख्या जो आएगी वो क्या होगी 54 होगी। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन कौन सा सही है, सी जो है इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें क्या है 2 टू पावर ए, 3 टू पावर बी, 5 टू पावर सी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमको निकालना है कि इसका मान कितना आएगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ए बी और सी की वैल्यू आपको पता हो। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके फैक्टराइज करना है 2160 जो है, इसका फैक्टर हमको कैलकुलेट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 2160 इसका फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि जब तक फैक्टर निकल के नहीं आएगा तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज कर लीजिए, 2 से ऐसा कट करिए, 2 एक नम 2, ठीक है, 0 नहीं जाएगा तो आपका 16 आ गया, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 पंचे 10, 2 चौक 8 0, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 से 14 0। ठीक, फिर 2 से, या 3 से भी कर सकते हैं बट 2 से करते चलें ज्यादा बेटर है। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 1 7। ठीक है, 10 हो गया, 2 पंचे। अब देखिए 5 3 8 1 9, जो 3 से कट रहा 3 से कैंसिल करिए, तो 3 चौक 12, 1 13 और 3 पचे 15। फिर 3 से, 3 एकन्नम 3, 3 पचे, फिर 3 से, 3 पचे 15। फिर आपका, तो इसके वैल्यू देखिए कितना हो गया, 2 की पावर कितना बन के आया, 2 की देखिए कितनी बार है 4 टाइम्स है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर चेक करिए, 3 की पावर कितना है 3 इंटू 5 की पावर देखिए 5 की पावर 1। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इज इक्वल टू 4 हो गया, बी इज इक्वल टू 3 आ गया, सी इज इक्वल टू 1 आ गया। तो 3 की पावर कितना आप कर लोगे 3 की, ये अब इसको इसके करस्पॉन्डिंग चलिए, इस पर ए की वैल्यू रख दीजिए, 3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 4 कर दिया, क्योंकि ए की वैल्यू यहां से आपको मिली 4, यहां से 4 मिली, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1। ठीक है, अब इंटू 2 की पावर क्या, 2 की पावर माइनस बी का मतलब -3 इंटू 5 की पावर -c मतलब -1। ठीक है, जो पावर माइनस होती है वो नीचे चला जाता है। और इसको देखिए 3 की पावर कितना है 4, तो 3 की पावर 2 मतलब 9 हो गया, 9 9 81, तो ऊपर कितना आया 81 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आएगा, 2 की पावर 3 कितना होगा 8 हो जाएगा, और 5 ये, तो 8 पंचे 40। जस्ट सिंपल आपका मल्टीप्लीकेशन है। तो इस तरीके से इसका आंसर कौन सा सही होगा, जो आंसर बी है वो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं
अंश, अंश सपोज करो क्या है, x है, तो हर क्या होगा, हर इसमें क्या कह रहा है, एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक, अंश कितना है, x है, तो हर कितना हो गया, 2x+1। समझ में आ गया, ठीक है। तो भिन्न क्या होगा, अंश डिवाइडेड बाई हर होगा, ये तो पता ही है। भिन्न क्या होगा, भिन्न इज इक्वल टू अंश डिवाइडेड बाई हर, ठीक। अब क्या कह रहा है, समझिए, इसमें से एक अधिक है, ठीक है। अंश में दो जोड़ने पर, अंश में दो जोड़ने पर, अंश में दो जोड़ दीजिए, अंश कहाँ है, x है, x+2 कर दीजिए, दो जोड़ने पर, और हर में 3 घटाने पर, हर में 3 घटा दीजिए, हर कितना है, 2x+1 है, 2x+1, अब कितना घटाना है, 3 - 3 कर दीजिए, घटाने पर संख्या एक प्राप्त होती है, एक मिलता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब इससे x की वैल्यू जल्दी से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, ऊपर देखिए x+2 है, इज इक्वल टू, यहां देखिए ये आपका 2x, और 1 - 3 करोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब ये 2x यहीं रहने दो और इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो गया, 4 इज इक्वल टू 2x - x इज इक्वल टू, मीनिंग देयर बाई x आ गया। x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 4। अब x की वैल्यू जो 4 मिल गई, तो अंश कितना हो गया, अंश हो गया 4, और हर कितना हो गया, फिर x की वैल्यू यहाँ 4 रख दो, तो 4 दूना 8 और 1 जोड़ दोगे तो 9। तो भिन्न क्या होगा, भिन्न अंश 4/हर 9। तो इस तरीके से आपका 4/9 जो है मूल भिन्न होगा, जो स्टार्टिंग में किया आपका, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसको देखिए, जस्ट अ मिनट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। इसमें इन दो संख्याओं का, इन दो नंबर्स का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो समझ लेते हैं सबसे पहले, तो इसमें लिखा हुआ है 0.01 डिवाइडेड बाई 0। तो इसको जोड़ने का मतलब है, इसको क्या करूं, नीचे के दशमलव हमको हटाना है, तो सिंपली क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा, नीचे 1 हो गया, ऊपर कितना हो गया, 0.1 हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए ये क्या है, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01। अब इसके लिए क्या करोगे, दशमलव की जगह 1 रखो, और दो जो है तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, वही से ऊपर भी कर दो, समझ गए। अब इसमें देखिए नीचे तो 1 आ गया, और ऊपर क्या हुआ, ऊपर एक तो दशमलव के लिए गया, और ये आपका 10 आ गया, ठीक। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 10 प्लस क्या ऐड करना है, ऐड जो करना है आपका डेसिमल के बाद 1 है, तो क्योंकि यहां अगर 10 है तो मतलब 10.00, अब उसको अगर लिखूं तो 010 ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब ऐड कर दीजिए 0.1 इस तरीके से, 10.10 जिस पैटर्न में लिखा है उसी तरीके से। तो इसका आंसर जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, आंसर बी इज द करेक्ट, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 2 से विभाजित कौन सी होती है, जब लास्ट वाली डिजिट जो है, किसी नंबर की जो इकाई की डिजिट है वो 2 से विभाजित हो जाएगी, तो पूरी पूरी संख्या आपका 2 से विभाजित हो जाती है। 4 से विभाजन के लिए क्या होता है कि लास्ट की दो नंबर्स, लास्ट के दो नंबर्स अगर 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो गई। सेम इसी तरीके से अगर 8 से डिविजिबिलिटी आपको पता करना है, तो लास्ट के 3 नंबर्स अगर 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो पूरा पूरा नंबर आपका
8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले में देखिए है 240, अब 8 से डिवाइड करो। तो ध्यान दो, अगर 8 से मैं डिवाइड करूं तो 8 त्रिक 24 और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो डिवाइड हो गया, तो ये तो भाज्य है। मतलब अब देख लो 1 किस में है, तो मतलब ये तो हट गया, तुम्हारा ऑप्शन ये वाला हट गया क्योंकि 1 सही है। ठीक है, 1 तो सही है। अब आगे चेक करो, दूसरे को चेक कर लो, क्या है 220 है। अब 8 से भाग दो, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, नहीं 8 दूनी 16 हो गया, 16 6 22 60 हो गया। क्या कटेगा? 8 की टेबल में तो 60 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब 2 नहीं होना चाहिए ऑप्शंस में। अब जो बचे हैं उसमें देखो, ये नहीं हो सकता, तो ये भी हट गया इसमें से, ये वाला ऑप्शन हट गया। अब देखिए, अब अगले को चेक करो, नेक्स्ट को। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? नेक्स्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इसमें भी है, जो ऑप्शंस बचे हैं दोनों में है, तो हम इसको नहीं चेक करेंगे बल्कि 4 को चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें लास्ट के जो 3 नंबर है 1 2 4 है, तो 8 का नम 8 4 12। ठीक है, और तो तो जो है ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 44 है, 44 भी नहीं आएगा टेबल में, तो ये भी आपका रिमूव हो गया, इसका मतलब 4 भी गलत है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका मतलब 1 और 3 डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन जो सही है इसका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, पूरा पेपर मैथमेटिक्स का जो 20 क्वेश्चंस था उसको हमने कवर कर लिया। और इतना आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसे ही इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको जो है केवीएस पीआरटी में आने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल जरूर होगा। अगर आपको ये कंटेंट किसी भी तरीके से अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।